नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लैब में। आप देख रहे हैं दिग्विजय इकॉन लैब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम 2025 की सबसे भरोसेमंद और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स से 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्लस रिवीजन सभी एक साथ। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहाँ आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी जो आपके सिलेक्शन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फास्ट रिवीजन, हाई स्कोर स्ट्रेटेजी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन विद दिग्विजय इकॉन लैब। यहाँ पर हमने यूनिट 5 के थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, वेज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वासी रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, दूसरा प्रॉफिट थ्योरी से, तीसरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पेरेटो ऑप्टिमलिटी से था, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स से ही नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का क्वेश्चन था, और फैक्टर मार्केट से बेस डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर 2024 में पूछे गए थे। तो क्वासी रेंट क्या होता है? क्वासी रेंट वो होता है जो प्राइस में से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने पर प्राप्त होता है, और यह अल्पकालीन अवधि में स्थायी साधनों के कारण क्या होती है? अर्जित आय होती है, अतिरिक्त आय होती है। दूसरा, प्रॉफिट थ्योरी किसने दी थी? तो ये सुम्पीटर के द्वारा दी गई थी। इसको इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पेरेटो ऑप्टिमम से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अजम्पशन पेरेटो ऑप्टिमम का नहीं है? तो इसका सही आंसर था ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली। ऑप्टिमलिटी क्या होती है कि किसी को हानि पहुंचाए बिना किसी को बेहतर बनाना संभव नहीं है, पेरेटो ऑप्टिमलिटी। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नेट इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस मत या आइटम को नेट इकोनॉमिक वेलफेयर निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर था वैल्यू ऑफ लीजर, क्योंकि वैल्यू ऑफ लीजर जो होता है वो एक सकारात्मक भाग होता है कल्याण का, वेलफेयर का, इसलिए इसको माइनस नहीं जबकि प्लस करते हैं। और फैक्टर मार्केट बेस डिटरमिनेशन से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जब फैक्टर मार्केट में केवल एक फर्म होती है और वही फैक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है, तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं? तो इसको मोनोपोली कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब 2022 के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये क्वेश्चन क्या था कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। इनमें से किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, मतलब कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिस्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या था? रिकॉर्डो, क्योंकि रिकॉर्डो ने क्या दिया है? लगान का सिद्धांत दिया था, रेंट थ्योरी दी थी, जो और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच पर इन्होंने कार्य किया था। बाकी के जो सभी इकोनॉमिक्स थे आपका वालरस, हिक्स और स्टोनियर हेगस, ये तीनों के तीनों जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या सही है? तो सोशल वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर आर नॉट रिलेटेड, या इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर। तो इसका सही आंसर क्या होता? इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब पीगो के अनुसार क्या है? सोशल वेलफेयर एक व्यापक अवधारणा है जिसमें इकोनॉमिक वेलफेयर उसका एक भाग है, और इकोनॉमिक वेलफेयर केवल भौतिक समृद्धि से संबंधित है, जबकि सोशल वेलफेयर नैतिक, सामाजिक और मानसिक तीनों पक्षों से संबंधित है। इसलिए जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो सोशल वेलफेयर का पार्ट है, अर्थात सोशल वेलफेयर का जो एरिया है वो क्या है? थोड़ा ब्रॉड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अकॉर्डिंग टू पीगू द रीज़न ऑफ एडजस्टमेंट इन लेबर मार्केट इज। पीगू के अनुसार लेबर मार्केट में एडजस्टमेंट का कौन सा कारण होता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए थे द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, द चेंज इन इंटरेस्ट रेट, द चेंज इन पॉपुलेशन, द चेंज इन वेज रेट।
तो लेबर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या था? द चेंज इन बेज रेट। पीगू के अनुसार लेबर मार्केट में समायोजन बेज रेट में परिवर्तन के माध्यम से होता है। लेबर मार्केट में समायोजन किसके माध्यम से होता है? बेज रेट में परिवर्तन के माध्यम से। और बेज रेट के बढ़ने पर लेबर सप्लाई बढ़ती है। अगर बेज रेट बढ़ेगी तो लेबर सप्लाई भी हमारी बढ़ेगी, है ना, तथा डिमांड घटती है और संतुलन क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। और डिमांड क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी और इस प्रकार से इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कॉन्सेप्ट डज एरोज थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग फोकस ऑन टू अचीव प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एरो के द्वारा दिया गया था और उनकी थ्योरी है लर्निंग बाय डूइंग, जो कि फोकस करता है प्रोडक्टिविटी को अचीव करने पर? तो इसका आंसर सही आंसर क्या था? प्रैक्टिस, सेल्फ परफेक्शन एंड माइनर इनोवेशन। तो एरो के लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के अनुसार अभ्यास से क्या होता है? दक्षता बढ़ती है, प्रैक्टिस से आपकी स्किल्स बढ़ती हैं और छोटी छोटी नवाचार, माइनर इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। यह सिद्धांत आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं, इंटरनल इकोनॉमिक्स को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? लेबर इंटेंसिव टेक्निक of production are those in which a large amount of labor is required with given amount of capital. This statement is of। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर था रेडवे। रेडवे ने लेबर इंटेंसिव तथा कैपिटल इंटेंसिव तकनीकों की व्याख्या की थी। किसके द्वारा? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव तकनीकों की व्याख्या की गई थी, तो रेडवे के द्वारा। लेबर इंटेंसिव तकनीक में क्या होता है? निश्चित पूंजी के साथ अधिक श्रम का उपयोग किया जाता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि अधिक श्रम का उपयोग किया जाना। यहाँ पर क्या होता है? कैपिटल तो एक आपकी फिक्स रहती है, लेकिन जो लेबर रहता है वो अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो सप्लाई की इलास्टिसिटी से ज़्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो ऑप्शंस थे, द बर्डन ऑफ टैक्स विल बी हायर प्रपोर्शन अपॉन बायर देन अपॉन सेलर। द बर्डन ऑफ टैक्स विल बी हायर प्रपोर्शन अपॉन सेलर देन अपॉन बायर। तो इसका सही आंसर क्या था? द बर्डन ऑफ टैक्स विल बी हायर पोर्शन अपॉन बायर्स देन अपॉन सेलर्स। यदि मांग की लोच आपूर्ति की लोच से अधिक होती है तो कर का बोझ की जो होता है वो किसके ऊपर पड़ जाता है? बायर्स के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि मांग कम लचीली होने पर खरीदार कीमत वृद्धि का अधिक भार वहन करते हैं, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मांग की लोच ज़्यादा है, मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई कम है, तो क्या होगा कि जो भी टैक्स का जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ेगा? बायर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई तो क्या है? कांस्टेंट है, एक लिमिटेड है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो जो भी उसकी प्राइस होगी वो सेलर के द्वारा ज़्यादा रख दी जाएगी और उसका जो उसमें टैक्स इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो बायर है उसके ऊपर कर का बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा। आगे देखते हैं हम। यहाँ हमने जितने भी टॉपिक्स है आपके, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, बेज, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इन सभी को एक शॉर्ट्स में, एक संक्षिप्त में यहाँ पर हमने बनाने की कोशिश की है। इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आगे लिए शुरू करते हैं हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम होता है अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार से नेशनल इनकम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यह थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेस है, लेबर ह्यूमन एफर्ट और कैपिटल मैन रिसोर्सेस है। वही एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी। ये चारों जो हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। आगे हम देखते हैं फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप का होता है, एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी अर्निंग के अकॉर्डिंग, उसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आगे देखते हैं हम रिवॉर्ड टू फैक्टर्स। जो फैक्टर्स है उनको किस प्रकार से रिवॉर्ड मिलता है। तो हमारे 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। तो लैंड के लिए क्या मिलता है? रेंट मिलता है। जब हम लैंड का यूज़ करेंगे
तो उसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। वहीं सप्लाई ऑफ लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। और कैपिटल का यूज़ करने पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। वही एंटरप्रेन्योरेबिलिटी या रिस्क टेकिंग पर क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये चारों क्या होते हैं, इनके रिवार्ड्स होते हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वहीं लैंड, लेबर और कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे क्या है, डिटरमाइनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिटरमाइनेशन कैसे किया जाता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर किया जाता है, जिसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट के आधार पर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर, सोशल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर डिटरमाइन किया जाता है डिफरेंट फैक्टर का, उनके शेयर का। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ थ्योरीज दी गई हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो रेंट की जो रिकॉर्डियन थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, रिकार्डो के द्वारा दी गई है। रेंट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन फर्टिलिटी और लोकेशन ऑफ लैंड। रेंट कब अराइज होता है, एक लैंड की फर्टिलिटी में डिफरेंस के कारण अराइज होता है। बेस्ट लैंड पर कोई रेंट नहीं लगता, इन्फीरियर रेंट पर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है, और कम इन्फीरियर पे कम लगता है। आगे देखते हैं बेज फंड थ्योरी। तो बेज फंड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, जेएस मिल के द्वारा। बेज फंड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बेज फंड एंड अदर नंबर ऑफ लेबरर्स। जो बेज फंड है वो किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ लैंड पर और लेबरर की संख्या पर। बेज फंड क्या होता है, टोटल कैपिटल सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ बेजेस। मतलब क्या होता है कि कैपिटल में से बेजेस की पेमेंट के लिए जो कुछ हिस्सा अलग रख लिया जाता है एक निश्चित समय के लिए, उसको बेज फंड कहते हैं। एवरेज बेज क्या होता है, तो बेज फंड को जब नंबर ऑफ लेबरर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज बेज निकल जाता है। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया था फ्रॉम बेजेस। इग्नोर डिफरेंस इन इफिशिएंसी ऑफ लेबर, बेजेस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब ये माना गया जाता है कि जो बेजेस है वो एक फिक्स पार्ट के रूप में रखा जाता है, और यह इफिशिएंसी ऑफ लेबर के में जो डिफरेंस आता है उसको इग्नोर करता है, और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो रहती है वो बेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। ये इसके आधार पर इसकी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है इंटरेस्ट थ्योरी। तो इंटरेस्ट इज़ द रिवार्ड फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल के यूज़ करने का एक रिवार्ड होता है, पूंजी का प्रतिफल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के ऊपर, सेविंग्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल के ऊपर, और डिमांड ऑफ फॉर कैपिटल के लिए। अब ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी ये सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज़ द रेसिडुअल आफ्टर पेइंग रेंट, बेज एंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट क्या होता है, एक रेसिडुअल होता है जो कि रेंट, बेज और इंटरेस्ट को पे करने के बाद में लास्ट में मिलता है। इट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग एंड इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अनसर्टिनिटी। यह क्या होता है, रिवार्ड होता है रिस्क को बियर करने का, इनोवेशन का और अनिश्चितताओं को बहन करने का। प्रॉफिट इज़ अनसर्टेन एंड वेरियस विद टाइम। की पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो प्रॉफिट क्या होता है, अनिश्चित होता है और समय के हिसाब से बदलता रहता है। कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कभी कम हो सकता है और कभी लॉस भी हो सकता है। इट इज़ द रिटर्न ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यह क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की रिटर्न होता है, मतलब उद्यमशीलता का प्रतिफल होता है। इट इज़ ए रेसिडुअल इन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। ये कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी का एक अवशेष है, बचा प्रतिफल है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन नॉर्मल प्रॉफिट टेंड टू जीरो इन लॉन्ग रन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि रेंट जो है, हमारे पास चार फैक्टर थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। और इन चारों फैक्टर से को जो रिवार्ड मिलता है वो क्या क्या है, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट। और इनका डिटर्मिनेशन हम देख लिया किस आधार पर मिलता था। तो लैंड को मिलता था फर्टिलिटी, लोकेशन, डिमांड फॉर लैंड के आधार पर। लेबर को बेच फंड, डिमांड एंड सप्लाई और प्रोडक्टिविटी के आधार पर। कैपिटल को प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सेविंग एंड डिमांड फॉर कैपिटल के आधार पर। वहीं ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क, इनोवेशन, इफिशियंसी और मार्केट कंडीशन के आधार पर रिवार्ड्स मिलते हैं।
अब हम देख लेते हैं मॉडर्न कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे। तो इसमें है सबसे पहले अपना मार्शल का नाम आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ फैक्टर क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर के बराबर होती है और इसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन माना जाता है। वहीं क्लार्क ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ फैक्टर एम्प्लॉयड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह डिपेंड करता है कि लास्ट यूनिट ऑफ फैक्टर जो एम्प्लॉय की गई है उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। ईच फैक्टर इज पेड अकॉर्डिंग टू व्हाट इट कंट्रीब्यूट्स एट द मार्जिन। मतलब हर एक फैक्टर को उसके जो कंट्रीब्यूट करता है वो एट द मार्जिन पे उसके आधार पर उसको पे किया जाता है। वहीं बॉम्बर्ग को देखें तो इंटरेस्ट द रिवॉर्ड फॉर ऑब्स्टिनेंस बेटिंग एंड राउंड अबाउट प्रोडक्शन। ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इंटरेस्ट जो है वो रिवॉर्ड होता है प्रतीक्षा का, राउंड अबाउट प्रोडक्शन का। हायर द पीरियड ऑफ बेटिंग हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं नाइट के द्वारा प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी बिहाइंड एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन। मतलब नाइट ने प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट दिया था कि लाभ जो है वो अनिश्चितता वहन करने का प्रतिफल है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम। तो एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कैसे प्राप्त होती है और उसका डिटरमाइन कैसे किया जाता है, यह हमें थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। हेल्प इन फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, रेंट कंट्रोल एंड इंटरेस्ट रेट रेंट वेजेस, मिनिमम वेजेस को फिक्स करने में यह मदद करती है। यूज़फुल फॉर गवर्नमेंट इन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, सरकार को टैक्सेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने में मदद करती है। और बेसिस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में भी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें हेल्प करती हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी है क्लासिकल थ्योरी के। तो क्लासिकल थ्योरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म है कि वन साइडेड बेस्ड ऑन सप्लाई ऑफ फैक्टर ओनली, यह केवल वन साइडेड है सप्लाई ऑफ फैक्टर के आधार पर। एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट, यह फुल एम्प्लॉयमेंट को मानता है जबकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है। इग्नोर्स डिफरेंस इन इफिशियंसी, यह है इफिशियंसी में डिफरेंस को इग्नोर करता है। एज्यूम्स स्टैटिक कंडीशन, ये स्टैटिक कंडीशन को एज्यूम करता है। बेच फंड थ्योरी इज अनरियलिस्टिक, जो बेच फंड की थ्योरी है वो रियलिस्टिक नहीं है। डज नॉट कंसिडर ट्रेड यूनियन मोनोपोली टेक्नोलॉजी, इसको ये कंसिडर नहीं करता है। प्रॉफिट इट एज अ रेसिडुअल, प्रॉफिट को रेसिडुअल माना जाता है जबकि और इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हमने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख ली है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है। अब आगे हम देखते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में। तो क्या होता है कि ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भुगतान किया जाता है। बेज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर डिटरमाइंड बाय द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द फैक्टर। बेज रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट का डिटरमाइन कैसे किया जाता है, लास्ट यूनिट ऑफ फैक्टर के एडिशनल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है उसके आधार पर किया जाता है। अब मीनिंग देख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का मीनिंग क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एक्सप्लेन्स डेट ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पेड अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल या एडिशनल आउटपुट इट कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल प्रोडक्शन। मतलब ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो एक एडिशनल यूनिट कंट्रीब्यूट की जाती है टोटल प्रोडक्शन में, उसके अकॉर्डिंग उसको भुगतान किया जाता है। हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। लैंड का एक नेचुरल रिसोर्सेस है, लेबर ह्यूमन एफर्ट है, कैपिटल मैनमेड रिसोर्सेस है, वहीं ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रेन्योर एबिलिटी है को बताता है। लैंड को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, वही ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है प्रॉफिट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो क्या बताता है व्हेन सक्सेसिव यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर आफ्टर ए पॉइंट द एडिशनल आउटपुट
फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट स्टार्ट डिमिनिशिंग। जब क्या होता है कि वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किया जाता है तो हर एक एडिशनल आउटपुट के साथ एक एडिशनल यूनिट डिमिनिशिंग रेट से मिलना चालू हो जाती है। मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट के जब बनाने से हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें जो कमियां आती है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिटी हमें बताती है। और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में इंक्रीज़ होता है, फिर उसके मैक्सिमम पर रीच कर जाता है और उसके बाद फिर वो है डिमिनिशिंग होना चालू हो जाता है। और जब ये जीरो होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके बाद टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव होना चालू हो जाता है। आगे देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर प्राइसिंग के बारे में। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए फैक्टर इज पेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फैक्टर है वो उसको उसके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भुगतान किया जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट को जब हम मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ जाती है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज़ द फंक्शन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, मार्जिनल एमपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर होता है। भाई एमआर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, जिसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बेच को क्या मिलता है, मतलब लेबर को क्या मिलता है, बेज मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, वही एंटरप्रेन्योरेबिलिटी को प्रॉफिट मिलता है। तो इन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ फैक्टर बराबर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। अगर प्राइस ऑफ द फैक्टर निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बेजेस। तो द बेज रेट इज डिटरमाइंड वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स द बेज रेट। जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो होता है वो लेबर के बेज रेट के इक्वल हो जाता है, वहाँ पर बेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, मतलब बेज रेट का निर्धारण होता है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें बेज रेट दी गई है 60 और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना दिया गया है लेबर का, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट वो होगी जहाँ पर लेबर फुल एम्प्लॉयड होंगे और वहीं पर बेज रेट का निर्धारण होगा। आगे एजम्पशंस देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। फैक्टर्स आर परफेक्टली मोबाइल, जो फैक्टर्स होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं। होमोजेनियस यूनिट ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स की यूनिट होती है होमोजेनियस रहती है, समरूप रहती है। फैक्टर रिटर्न आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, जो फैक्टर्स का रिटर्न रहता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर रिटर्न के द्वारा डिटरमाइन होता है। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके कुछ फ़ायदे हैं जिन्हें मेरिट्स कहते हैं, तो वो देख लेते हैं। प्रोवाइड्स जस्ट एंड साइंटिफिक बेसिस फॉर फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट का एक साइंटिफिक मेथड है, आधार है। सोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फैक्टर टू प्रोडक्शन, हर एक फैक्टर का जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है उसके कंट्रीब्यूशन को बताता है ये। हेल्प इन डिटरमाइनिंग द बेज रेंट एंड इंटरेस्ट प्रॉफिट, बेज रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में मदद करता है। प्रमोट्स इफिशियंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के एलोकेशन में को प्रमोट करता है ये इफिशियंसी से। यूजफुल इन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ मेकिंग इंडिया, तो ये टैक्सेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए हेल्पफुल है। ये सेम के सेम जो थे वो हमने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखे थे, वही मेरिट इसमें भी है। वही लिमिटेशन की बात करें तो इसकी लिमिटेशन क्या है, जिसको क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। एज्यूम्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच इज़ अनरियलिस्टिक, यह परफेक्ट कॉम्पिटिशन को एज्यूम करता है जो कि अनरियलिस्टिक है। इग्नोर्स द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यह ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के रोल को इग्नोर करता है। डिफ़िकल्ट टू मेजर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सेपरेटली, इसमें हर एक फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। इग्नोर्स द डिफरेंस ऑफ इन इफिशियंसी इन अमंग फैक्टर, फैक्टर्स के बीच में जो इफिशियंसी होती है उनके डिफरेंस को इग्नोर किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो क्रिटिसिज्म है वह भी सेम है जो हमने ऊपर देखी थी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो डिटरमाइन से फैक्टर इनकम इन
कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, यूज्ड इन बेज फिक्सेशन, रेंट कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट, हेल्प इन गवर्नमेंट पॉलिसी प्लानिंग, यूजफुल इन डिटरमाइनिंग बेज, मिनिमम बेज, रेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा। ये इन सब जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 4 फैक्टर थे हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले लैंड का कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है भाई। लेबर जो है फिजिकल एंड मेंटल वर्क, और कैपिटल टूल्स एंड मशीन एक्सेट्रा प्रोवाइड करती है भाई। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क टेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इनका ये कंट्रीब्यूशन था। तो मेजर कंट्रीब्यूशन में देखें तो लैंड जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड, इसका फैक्टर पेमेंट क्या है, रेंट है। इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लैंड बराबर से होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू के। अब लेबर का हम देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसका फैक्टर पेमेंट क्या है, वेजेस, और इसको डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को कैसे निकालते हैं, इसका फैक्टर ऑफ पेमेंट है इंटरेस्ट, और डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू से। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसका फैक्टर पेमेंट होता है प्रॉफिट, और डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर बराबर से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू से। इसको याद रखना है आपको। अब इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचता है, कैसे रीच होता है इक्विलिब्रियम, तो फर्म हाई यूनिट ऑफ फैक्टर 1/1, फर्म जो है वो यूनिट ऑफ फैक्टर को 1/1 क्या करती है, हायर करती है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डिक्रीजेस, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पर लागू होता है कि फैक्टर का जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है वो कम होना चालू हो जाता है। फिर फर्म हायर टिल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू प्राइस ऑफ फैक्टर, फर्म तब तक हायर करती है जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो प्राइस ऑफ फैक्टर के बराबर नहीं हो जाता। फिर एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम रिच एंड फैक्टर इज पेड इट्स प्राइस, यहाँ इस पॉइंट पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है और उस फैक्टर को उसकी प्राइस पे कर दी जाती है। इस प्रकार से इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि याद रखना ज़रूरी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसे एमपी भी कहते हैं, इसे कैसे निकालते हैं, जब टोटल प्रोडक्टिविटी, चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी को जब चेंज इन लेबर से जब डिवाइड कर देते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाती है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को जब मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। बेज का कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू ऑफ लेबर, रेंट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, वहीं प्रॉफिट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरेबिलिटी को बताता है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, न्यूमेरिकल एग्जांपल, इसको देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ लेबर दी हुई है, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दिया है जिसे एमआर कहते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर दिया है। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर को कैसे निकाला इन्होंने, इसका फार्मूला क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मार्जिनल रेवेन्यू से। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, फर्स्ट यूनिट का 10, भाई मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 10, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब आगे क्या बोल रहे हैं ये कि इफ बेज रेट इज 60, अगर मान लीजिए बेज रेट क्या है 60 है, ये बेज रेट 60 है, फर्म विल एम्प्लॉय 6 यूनिट ऑफ लेबर, तो फर्म कितनी यूनिट एम्प्लॉय कर रही है 6 यूनिट, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू 60, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना निकल जाए, क्या जाएगा 60 आ जाएगा, एट लेबर 6। कैसे निकल के आएगा कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट को हम मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना आ जाएगा हमारे पास 60। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बारे में देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मजदूरी, ब्याज दर और लाभ, राष्ट्रीय आय का वितरण, उत्पादन के कारकों के प्रतिफल। तो उत्पादन के कारकों को उनके सीमांत उत्पाद के आधार पर भुगतान किया जाता है, और ये 4 हमारे क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रतिफल हैं, मतलब मजदूरी जो कि लेबर श्रम के बदले में दी जाती है, ब्याज कैपिटल के बदले में, लाभ प्रॉफिट के बदले में, और
रेंट किसके बदले में मिलता है? लैंड के बदले में। तो पहले देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के 3 मुख्य कारकों श्रम, पूंजी और उद्यमिता के बीच उनके योगदान के अनुसार किया जाता है। इन कारकों के प्रतिफल क्रमशः क्या क्या हैं? मजदूरी जो कि श्रम के बदले में, ब्याज दर पूंजी के बदले में, और लाभ उद्यमिता का प्रतिफल होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मजदूरी के बारे में। तो किसी कर्मचारी को उसके श्रम या सेवाओं के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है। मतलब कोई भी कर्मचारी है, वह जो भी काम कर रहा है तो उसके श्रम और उसकी सेवा के बदले में उसको जो प्रतिफल, जो रिवार्ड मिलता है, उसी को हम मजदूरी कहते हैं। इसके निर्धारक क्या क्या हैं? श्रम की मांग और पूर्ति, श्रमिक की दक्षता और उत्पादकता, वैकल्पिक रोजगार के अवसर, जीवन यापन की लागत, श्रम यूनियनों की शक्ति और सरकार की नीतियाँ और न्यूनतम मजदूरी कानून। इन आधार पर हम मजदूरी का निर्धारण करते हैं। मजदूरी का सिद्धांत क्या बताता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मजदूरी दर जो है वो श्रम के सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसके बराबर होती है। जब, और यहाँ पर एक कर्व देखिए, इस ग्राफ में क्या बताया है कि श्रम का सीमांत उत्पाद जो है वो गिरता हुआ है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिर रही है तो मजदूरी दर भी क्या हो रही है? गिर रही है। आगे देखते हैं हम ब्याज दर। ब्याज दर के बारे में क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पूंजी के उपयोग के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल ब्याज कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति और संस्था जो भी पूंजी का उपयोग करेगा तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ब्याज का निर्धारण कैसे होता है ब्याज दर का? तो पूंजी की मांग और पूर्ति द्वारा, बचत की प्रवृत्ति द्वारा, जोखिम की अनिश्चितता द्वारा, मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक नीतियों द्वारा, समय की वरीयता द्वारा और निवेश की अवसरों की उपलब्धता के आधार पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। ब्याज दर का सिद्धांत की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होता है कि ब्याज दर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के बराबर होती है, और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल घटता है तो ब्याज दर भी घटती है। लाभ का सिद्धांत देख लेते हैं हम। उद्यमी को उसके संगठन, प्रबंधन, जोखिम उठाने और नवाचार के बदले में मिलने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। लाभ के निर्धारक है संगठन और प्रबंधन की क्षमता, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, नवाचार और तकनीकी परिवर्तन, बाजार की स्थिति और प्रतिस्पर्धा, लागत नियंत्रण और दक्षता और मांग की स्थिति। ये लाभ के निर्धारक तत्व हैं। लाभ का सिद्धांत उद्यमिता का प्रतिफल है, और उद्यमिता का सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बराबर होती है प्रॉफिट के। आगे देखते हैं मजदूरी, ब्याज और लाभ की प्रकृति क्या होती है। तो मजदूरी प्रतिफल है श्रम का, ब्याज प्रतिफल है पूंजी का, और लाभ प्रतिफल है उद्यमी का। तो इसके स्वरूप क्या है? मजदूरी एक निश्चित होती है समय के अनुसार, ब्याज भी निश्चित होता है अनुबंध के अनुसार, लेकिन लाभ क्या होता है? अनिश्चित होता है। मजदूरी में जोखिम कम होता है, ब्याज में भी कम होता है, वही लाभ में जोखिम अधिक होता है। लाभ अनिश्चित होता है जबकि मजदूरी और ब्याज अपेक्षाकृत निश्चित होते हैं। इसकी ये प्रकृति हमने देखी। आगे इनके बीच में हम परस्पर संबंध देखते हैं। तो मजदूरी श्रम का प्रतिफल है, ब्याज दर पूंजी का है, और लाभ उद्यमिता का प्रतिफल है। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से तीनों प्रतिफलों में परिवर्तन होता है। मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा तो मजदूरी, ब्याज दर और लाभ तीनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन से तीनों प्रतिफलों में परिवर्तन आता है ना। पूंजी के साथ श्रम में परिवर्तन के इनके भी संतुलन बदलता है। प्रतियोगिता जितनी अधिक होगी लाभ उतना ही सामान्य होगा। दीर्घकाल में सामान्य स्थिति में सभी कारकों को उनके सीमांत उत्पाद के बराबर प्रतिफल मिलता है। अब निर्धारित करने वाले मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, प्रत्येक कारक को उसके सीमांत उत्पाद के बराबर प्रतिफल मिलता है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत क्या बताता है कि कारकों की मांग और आपूर्ति उनके प्रतिफल को निर्धारित करती है। अवसर लागत सिद्धांत क्या बताता है? जो प्रतिफल छोड़ दिया जाता है वही किसी कारक की लागत होती है। और प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत बताता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिफल समान और न्यूनतम होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की, ब्याज बराबर होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के, और लाभ बराबर होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देखते हैं। किसी फर्म में 6 श्रमिक
मतलब 6 श्रमिक और 6 इकाई पूंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे श्रम और पूंजी की अतिरिक्त इकाइयाँ बढ़ती है उनका सीमांत उत्पाद घटता जाता है, इसलिए मजदूरी दर और ब्याज दर भी घटती जाती है तथा लाभ में भी कमी आती है। मतलब क्या हो रहा है कि श्रम और पूंजी की अतिरिक्त इकाइयाँ हम लगाते जा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, उसका सीमांत उत्पाद जो है वो घट रहा है और मजदूरी दर और ब्याज दर भी क्या हो रही है, इससे घट रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो उद्यमी है उसका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। वास्तविक जीवन में क्या महत्व है, मजदूरी श्रमिकों को जीवन स्तर को निर्धारित करती है, ब्याज दर बचत और निवेश को प्रभावित करती है। मतलब ब्याज दर अगर ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, बचत कम करेंगे, निवेश ज़्यादा करेंगे। वहीं ब्याज दर कम होगी तो लोग अपने पास लिक्विडिटी रखना चाहेंगे और निवेश कम करेंगे। लाभ उद्यमिता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इन प्रतिफलों का उचित वितरण सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो आय का न्याय संगत वितरण आर्थिक समृद्धि और सामाजिक शांति की आधारशिला है। अब संक्षेप में देख लेते हैं हम। तो मजदूरी किसका प्रतिफल है, श्रम का। ब्याज दर किसका प्रतिफल है, पूंजी का। लाभ किसका प्रतिफल है, उद्यमिता का। तीनों कारकों को उनके सीमांत उत्पाद के बराबर भुगतान होता है। प्रतिस्पर्धा, मांग पूर्ति, तकनीक और नीतियाँ इन प्रतिफलों को प्रभावित करती है। मजदूरी ब्याज दरें निश्चित होते हैं। दीर्घकाल में तीनों प्रतिफल समान प्रवृत्ति के होते हैं। एक कुछ प्रमुख फार्मूला हैं जो आपको याद रखना चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये किसका फार्मूला है, मजदूरी का है। ब्याज दर के लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। लाभ के लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर है। तो श्रम का सीमांत उत्पाद, पूंजी का सीमांत उत्पाद और उद्यमिता का सीमांत उत्पाद। श्रम का सीमांत उत्पाद है आपका लेबर के लिए, पूंजी का सीमांत उत्पाद है कैपिटल के लिए और उद्यमिता का सीमांत उत्पाद है आपका प्रॉफिट के लिए। इस प्रकार हमने मजदूरी, लाभ और ब्याज के सिद्धांत यहाँ पर देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्याण अर्थशास्त्र की अवधारणा। तो कल्याण अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन का उत्पादन नहीं बल्कि मानव कल्याण की अधिकतम प्राप्ति है। समाज के आर्थिक कल्याण का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र का अर्थ हम देखें तो कल्याण अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसका संबंध समाज के आर्थिक कल्याण के मापन, व्याख्या और उसकी अधिकतम प्राप्ति के उपायों के अध्ययन से है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मानव कल्याण की प्रकृति को समझना, कल्याण के मापन की विधियों का अध्ययन करना, आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करना, कल्याण को अधिकतम करने के उपाय बताना, ये कल्याण अर्थशास्त्र के उद्देश्य हैं। कल्याण क्या है, तो किसी व्यक्ति या समाज की वह स्थिति जिसमें उसकी आवश्यकताएं पूरी हो और वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, उसी को कल्याण कहते हैं। कल्याण के निर्धारक है, वेलफेयर के जो डिटर्मिनर हैं वो क्या क्या हैं, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, आय का स्तर, रोजगार की स्थिति, स्वास्थ्य और शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता, समाज में समानता और न्याय। ये जितने अधिक होंगे उतना हम मानेंगे कि समाज में जो है सोशल वेलफेयर अच्छा है। कल्याण अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं कि ये सकारात्मक के साथ साथ नॉर्मेटिव या मानात्मक विज्ञान भी है। यह केवल साधनों का नहीं बल्कि लक्ष्यों का अध्ययन करता है। यह क्या है के साथ क्या होना चाहिए पर विचार करता है। यह मानव की भलाई को केंद्र में रखता है। यह बहुविषयी या मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का होता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक या सामाजिक कल्याण। व्यक्तिगत कल्याण का मतलब क्या होगा कि व्यक्ति की संतुष्टि, उपयोगिता और जीवन स्तर से संबंधित कल्याण। और सामाजिक कल्याण समाज के सभी सदस्यों के सम्मिलित कल्याण को सामाजिक कल्याण कहते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कल्याण को मापने की प्रमुख विधियाँ। सबसे पहले कुल उपयोगिता पद्धति, समाज की कुल उपयोगिता के आधार पर कल्याण का मापन। औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता को कुल जनसंख्या से भाग देकर कल्याण ज्ञात करना। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के योग के आधार पर कल्याण का मापन करना। वास्तविक आय पद्धति, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को कल्याण का मापदंड मानना। मानव विकास पद्धति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, जीवन स्तर आदि को सम्मिलित कर कल्याण का मापन करना। ये कल्याण को मापने की हमने पद्धतियाँ देखी हैं। अब पेरेटो अनुकूलता क्या है। पेरेटो जब किसी संसाधन के पुनर्विन्यास से एक व्यक्ति का कल्याण बनाने पर किसी अन्य व्यक्ति का कल्याण कम न हो तो उसे पेरेटो अनुकूल स्थिति कहते हैं।
पेरेटो अनुकूल में क्या होता है कि एक व्यक्ति का कल्याण करने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति का कल्याण कम ना करना पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरेटो अनुकूलता कहेंगे। पेरेटो अनुकूल स्थिति सामाजिक कल्याण अधिकतम करने की महत्वपूर्ण कसौटी है, परंतु यह न्याय और समानता की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक की स्थिति सुधारे बिना दूसरे की स्थिति बदली नहीं जा सकती। अब हम देखते हैं आगे सामाजिक कल्याण कार्य, सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में। तो समाज के सभी व्यक्तियों की उपयोगिताओं को एक साथ लेकर जो फलन बनाया जाता है, जो फंक्शन बनाया जाता है, उसे सामाजिक कल्याण फंक्शन कहते हैं। ये देखिए, समाज के सभी व्यक्तियों की उपयोगिता को एक साथ लेकर एक फंक्शन बनाया गया है, जहाँ पर W क्या बताता है, सामाजिक कल्याण को बताता है, U1 U2 U3 और से लेकर UN व्यक्तियों की उपयोगिता को बताता है, और एप जो है वो सामाजिक कल्याण फंक्शन को डिनोट करता है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं, सामाजिक कल्याण कार्य नैतिक निर्णय पर आधारित होता है। यह बताता है कि नहीं व्यक्तियों की उपयोगिता में परिवर्तन से समाज के कुल कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आगे है फर्स्ट बेस्ड एंड सेकंड बेस्ड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट बेस्ड में क्या होता है, जब सभी संसाधनों का पूर्णतः कुशल उपयोग हो और पेरेटो अनुकूलता प्राप्त हो, इसे प्रथम या फर्स्ट बेस्ड स्थिति या कंडीशन कहते हैं। सेकंड बेस्ड में क्या होता है, जब किसी बाधा जैसे कराधान, बाहकारक, एकाधिकार आदि कारण प्रथम सर्वोत्तम प्राप्त करना संभव न हो, तो ये सर्वोत्तम स्थिति संभव हो तो स्थिति सर्वोत्तम कहते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, तो यह नीतियों के मूल्यांकन में सहायता करता है, यह समाज में समानता, न्याय और संसाधनों के उचित वितरण पर बल देता है, यह सरकार को जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन देता है, यह सतत और संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, यह मानव जीवन के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है। वहीं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। कल्याण का मापन व्यक्तिपरक है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। उपयोगिता की तुलना करना कठिन है। नैतिक मूल्यों को पूर्णतः वैज्ञानिक रूप में मापना संभव नहीं है। सामाजिक कल्याण का कार्य वास्तविक रूप में ज्ञात करना कठिन है। यह आंशिक संतुलन को दर्शाता है, सामान्य संतुलन को नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिया है। इसे कुछ याद रखने होगी, सूत्र भी हैं। तो कुल उपयोगिता अधिक होती है तो कल्याण अधिक होता है। पेरेटो अनुकूलता में क्या होता है, संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। सामाजिक कल्याण कार्य क्या बताता है, कुशल उपयोगिता का फलन को बताता है। तो चलिए अब इन टॉपिक्स के कुछ MCQ लगा लेते हैं। सबसे फर्स्ट MCQ हमारा, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध किससे है। इसके ऑप्शंस हैं उत्पादन, उपभोग, उत्पादन साधनों के प्रतिफल का निर्धारण या विनिमय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्पादन साधनों के प्रतिफल निर्धारण। तो वितरण सिद्धांत अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अध्ययन करती है कि राष्ट्रीय आय विभिन्न उत्पादन साधन, कौन कौन से उत्पादन के साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, उसमें किस प्रकार वितरित होती है। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो क्या स्टडी करती है कि जो नेशनल इनकम है उसके डिफरेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, वो उसमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो भूमि को क्या मिलता है, मतलब लैंड को रेंट मिलता है, लगान मिलता है, श्रम लेबर को वेजेस मजदूरी मिलती है, पूंजी को कैपिटल ब्याज मिलता है, वहीं उद्यमी को प्रॉफिट लाभ मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भूमि का प्रतिफल क्या कहलाता है। तो भूमि का प्रतिफल अभी हमने देखा, भूमि से क्या मिलता है, लगान। भूमि को क्या मिलता है, लगान मिलता है। इसका सही आंसर आएगा, भूमि उत्पादन का एक प्राकृतिक संसाधन है और इसके उपयोग के बदले मिलने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है, लगान, जिसको रेंट भी कहते हैं। और रिकार्डो ने आधुनिक लगान सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आधुनिक लगान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, रिकार्डो ने। नेक्स्ट MCQ है हमारा, श्रम का प्रतिफल क्या कहलाता है। तो श्रम का प्रतिफल क्या कहलाता है, लगान, मजदूरी, ब्याज या लाभ। तो श्रम मतलब लेबर, लेबर को क्या मिलती है, वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, B। श्रम द्वारा किए गए शारीरिक और मानसिक कार्य के बदले में भुगतान क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। नेक्स्ट MCQ है, पूंजी का प्रतिफल क्या कहलाता है। तो पूंजी को क्या मिलता है, पूंजी मतलब कैपिटल, तो कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। तो पूंजी के उपयोग के बदले दिया गया प्रतिफल ब्याज कहलाता है।
अब उद्यमी का प्रतिफल क्या कहलाता है? तो उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, जो कि क्या लेता है? रिस्क लेता है। तो रिस्क बेयरिंग के लिए क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट मिलता है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है। तो उद्यमी उत्पादन का संगठन करता है जो कि जोखिम उठाता है और इसके बदले में उसे लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसने दी थी? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर बताइएगा आप। तो इसका सही आंसर आएगा जेबी क्लार्क के द्वारा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जेबी क्लार्क के द्वारा। जेबी क्लार्क के अनुसार प्रत्येक उत्पादन साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या होता है? प्रतिफल प्राप्त होता है। जेबी क्लार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी, और उनके अनुसार प्रत्येक उत्पादन साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्रतिफल रिवार्ड्स प्राप्त होता है। और यह आधुनिक वितरण सिद्धांत कहलाता है। एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किससे संबंधित है? तो अभी हमने देखा था ये किससे संबंधित है? मूल्य निर्धारण से, नहीं सॉरी, साधन मूल्य निर्धारण से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? साधन मूल्य निर्धारण से। यह सिद्धांत बताता है कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ कैसे निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी साधन का मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट उसके फैक्टर प्राइस से अधिक है तब फर्म क्या करेगी? मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट उसके फैक्टर प्राइस से अधिक है तब फर्म साधन उपयोग घटाएगी, साधन उपयोग बढ़ाएगी, या उत्पादन बंद करेगी, या मूल्य घटाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साधन उपयोग बढ़ाएगी। जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट उसके प्राइस से ज़्यादा हो तब फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू होता है मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट के, वेरिएबल मार्जिनल प्रोडक्ट के, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट के, या टोटल प्रोडक्ट के। तो इसका सही आंसर आएगा वेरिएबल मार्जिनल प्रोडक्ट की। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है वो एमपी मल्टीप्लाई एमआर होता है। वहीं एमआर किसके बराबर होता है? हमने देखा एमआर बराबर होता है प्राइस के। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्राइस की। इसलिए क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बराबर से किसका हो जाएगा? वेरिएबल मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इस प्राइस की जगह पर क्या रख सकते हैं? एमआर रख सकते हैं। और जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू एमआर हो रहा है और यहाँ पर भी मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू एमआर हो रहा है, तो जो एमआरपी बराबर है वो किसके हो जाएगा? वेरिएबल मार्जिनल प्रोडक्ट के हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का फार्मूला अभी हमने देखा था। क्या था इसका फार्मूला? एमपी इंटू एमआर, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या बताता है कि एक अतिरिक्त साधन लगाने से कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का सूत्र क्या है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है? अभी हमने देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है फर्म संतुलन की शर्त क्या है? तो फर्म संतुलन में कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। फर्म तब तक साधनों का उपयोग बढ़ाती है जब तक सीमांत आय उत्पाद सीमांत साधन लागत के बराबर न हो जाए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की मुख्य मान्यता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, साधनों की विभाज्यता, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किस अर्थशास्त्री ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की आलोचना की है? तो जॉन रॉबिन्सन के द्वारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की आलोचना की गई है। जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा था कि वास्तविक बाजार पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की थी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, यदि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कम हो बेज रेट से, मतलब बेज रेट ज़्यादा हो और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कम हो तो फर्म क्या करेगी? अगर बेज रेट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट कम मिलेगा तो फर्म क्या करेगी? श्रम को घटाएगी। इसका सही आंसर क्या आएगा? बी। यदि मजदूरी अधिक है और श्रम से मिलने वाली आय कम है तो फर्म जो है वो श्रम को कम करेगी। नेक्स्ट है हमारा सब्सिस्टेंस बेस्ड थ्योरी किसने विकसित की है?
तो सब्सिस्टेंस बेस्ड थ्योरी किसने विकसित की है? इसका सही आंसर होगा रिकार्डो। रिकार्डो के अनुसार मजदूरी दीर्घकाल में जीवन निर्वाह स्थिति पर स्थिर करती रहती है। अगला है बेज फंड थ्योरी किसने विकसित की है? तो बेज फंड थ्योरी विकसित की है जेएस मिल ने। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी पूर्व निर्धारित बेज फंड से दी जाती है। नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ बेज आधारित है श्रम की मांग एवं पूर्ति पर, केवल लागत पर, केवल उत्पादकता पर या केवल पूंजी पर? तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ बेज आधारित है श्रम की मांग और पूर्ति पर। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व का कारण क्या होता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से, या इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से, बेज रिडिडिटी होती है या इन्फ्लेशन होता है? तो बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई का कारण होता है कि इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। अच्छा, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई का मतलब ये होगा कि जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं? अवकाश लेना पसंद करते हैं। उनकी सैलरी ज़्यादा होती है या इनकम ज़्यादा होती है तो वो अवकाश ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी को बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कहते हैं। मतलब उच्च मजदूरी पर व्यक्ति क्या करता है? अवकाश पसंद करता है। नेक्स्ट है मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? एक विक्रेता होता है, एक क्रेता होता है, अनेक विक्रेता होते हैं या पूर्ण प्रतियोगिता होती है? तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? केवल एक क्रेता होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रेंट की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही आंसर होगा रिकार्डो। रिकार्डो ने डिफरेंशियल रेंट थ्योरी प्रस्तुत की है। रिकॉर्डियन रेंट थ्योरी आधारित है भूमि की उर्वरता में अंतर पर, पूंजी निर्माण पर, मजदूरी पर या व्यापार पर? तो इसका सही आंसर होगा भूमि की उर्वरता में अंतर पर। उपजाऊ भूमि अधिक उत्पादन देती है जिससे लगान उत्पन्न होता है। इकोनॉमिक रेंट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, बेज माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस टैक्स। तो इकोनॉमिक रेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग वह न्यूनतम आय जो साधन को वर्तमान कार्य में बनाए रखने हेतु आवश्यक है। क्वासी रेंट की अवधारणा किसने दी है? तो क्वासी रेंट की अवधारणा किसने दी है? मार्शल ने। अल्पकाल में स्थिर पूंजी को प्राप्त अतिरिक्त आय को क्वासी रेंट बोलते हैं। क्वासी रेंट उत्पन्न होता है अल्पकाल में, दीर्घकाल में, बजर अवधि में, अति अल्पकाल में। तो अभी हमने देखा क्वासी रेंट उत्पन्न होता है अल्पकाल में। अल्पकाल में सप्लाई इलास्टिक होने के कारण क्वासी रेंट उत्पन्न होता है। और ये क्यों उत्पन्न होता है अल्पकाल में? सप्लाई इनलास्टिक होने के कारण, बेरोजगार होने के कारण सप्लाई। क्वासी रेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वासी रेंट क्या होता है? तो प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वासी रेंट कहते हैं। मार्शल के अनुसार अल्पकाल में स्थिर साधनों को प्राप्त अतिरिक्त आय को क्वासी रेंट कहते हैं। ट्रांसफर अर्निंग का संबंध किससे है? इकोनॉमिक रेंट से, बेस थ्योरी से, प्रॉफिट से या इंटरेस्ट थ्योरी से? तो इसका संबंध है इकोनॉमिक रेंट से। ट्रांसफर अर्निंग वह न्यूनतम आय जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। एक्चुअल अर्निंग जो होती है वो ट्रांसफर अर्निंग से ज़्यादा होती है। यदि एक्चुअल अर्निंग बराबर है ट्रांसफर अर्निंग के तब क्या होगा? इकोनॉमिक रेंट ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या धनात्मक होगा, या प्रॉफिट अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक रेंट शून्य होगा। जब दोनों बराबर होते हैं तो इकोनॉमिक रेंट शून्य होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है? रिकार्डो ने, किन्स ने, फिशर ने या मार्शल ने? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी? किन्स ने। मतलब तरलता त्याग का पुरस्कार है, ये इनका सिद्धांत था। ब्याज का मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इसको भी बोलते हैं। उनके अनुसार क्या है? इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। ब्याज जो है वो तरलता त्याग का पुरस्कार है। किन्स के अनुसार ब्याज किसका प्रतिफल है? अभी हमने देखा बचत का, पूंजी का, तरलता त्याग का, जोखिम का। तो इसका सही आंसर होगा तरलता त्याग का। जब व्यक्ति नगद धन अपने पास रखने की बजाय निवेश करता है तो वह लिक्विडिटी सेक्रीफाइस करता है। इसके बदले में क्या मिलता है? उसको ब्याज मिलता है। मतलब व्यक्ति के पास अगर अमाउंट पैसा है, धन है, तो वो उसको क्या करेगा? या तो उसको इन्वेस्ट करेगा या तो अपने पास रखेगा। इन्वेस्ट कब करेगा? जब ब्याज दर ज़्यादा होगी, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो वो उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, नहीं तो क्या करेगा? अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखेगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आधारित है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल पर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर, इनोवेशन पर या कंजम्पशन पर? तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आधारित है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल पर। क्लासिकल अर्थशास्त्री के अनुसार बचत पूर्ति को बढ़ाती है और निवेश मांग को। इन दोनों के संतुलन से ब्याज दर निर्धारित होती है। लोनेबल फंड थ्योरी का किसने विकसित की थी? विक्सेल ने, किन्स ने, फिशर ने या मार्शल ने? तो लोनेबल फंड थ्योरी विकसित की थी विक्सेल ने। लोनेबल फंड थ्योरी के अनुसार ब्याज दर ऋण योग कोषों की मांग व पूर्ति से निर्धारित होती है।
लो लेवल फंड थ्योरी में ब्याज दर निर्धारित होती है ऋण कोषों की मांग और पूर्ति से। नेक्स्ट है लिक्विडिटी ट्रैप की अवधारणा किससे संबंधित है? मजदूरी से, ब्याज से, लगान से या लाभ से? तो लिक्विडिटी ट्रैप की अवधारणा संबंधित है ब्याज से। लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति होती है जहां पर ब्याज दर अत्यंत निम्न होने पर लोग नकद रखना पसंद करते हैं। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है? नाइट ने, हॉले ने, सुम्पीटर या क्लार्क ने? तो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है? सुम्पीटर ने। इसका सही आंसर होगा सुम्पीटर। सुम्पीटर के अनुसार लाभ का मुख्य स्रोत क्या है? नवाचार है। और इनोवेशन के एग्जाम्पल क्या क्या है? नई तकनीक, नया बाजार, नया उत्पाद। एमपीपीएससी में पूछा गया था ये 2024 में क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी किसने दी है? नाइट ने, किन्स ने, मार्शल ने या हिक्स ने? तो अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी दी है नाइट ने। नाइट के अनुसार प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। उन्होंने रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर स्पष्ट किया है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है? तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी है हॉले ने। हॉले के अनुसार लाभ जोखिम वहन का प्रतिफल है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है? हॉले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुम्पीटर के अनुसार लाभ का स्रोत क्या है? जोखिम, अनिश्चितता, नवाचार या मजदूरी? तो इसका सही आंसर होगा नवाचार, इनोवेशन। इनोवेशन से टेम्पररी मोनोपोली पावर प्राप्त होती है, इससे लाभ उत्पन्न होता है। नाइट के अनुसार लाभ किसका प्रतिफल है? इनोवेशन का, रिस्क का, अनसर्टेनिटी का या कैपिटल का? नाइट के अनुसार लाभ जो प्रतिफल है किसका है? अनसर्टेनिटी का। नाइट ने कहा था रिस्क मेजरेबल होता है और अनसर्टेनिटी नॉन मेजरेबल होती है, और लाभ क्या है? अनसर्टेनिटी का प्रतिफल है। रिस्क और अनसर्टेनिटी में मुख्य अंतर क्या है? रिस्क मेजरेबल है, अनसर्टेनिटी मेजरेबल है, दोनों समान है या दोनों मापनीय है? तो इसमें अंतर क्या होगा कि रिस्क मेजरेबल है, इसका सही आंसर होगा ए। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि रिस्क मेजरेबल है, अनसर्टेनिटी नॉन मेजरेबल है। रिस्क का इंश्योरेंस पॉसिबल है, अनसर्टेनिटी का इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। रिस्क की प्रोबेबिलिटी पता रहती है लेकिन अनसर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी पता नहीं रहती है। तो उदाहरण जैसे भूकंप वगैरह जो है वो अनसर्टेनिटी में आ जाएगा, जबकि रिस्क वगैरह मतलब एक्सीडेंट वगैरह होना ये रिस्क है, तो एक्सीडेंट का बीमा हो जाता है। भूकंप वगैरह प्राकृतिक आपदाओं का बीमा कहाँ होता है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स का संबंध किससे? सामाजिक कल्याण, उत्पादन, व्यापार या मजदूरी से? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का संबंध है सामाजिक कल्याण से। सामाजिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है कि आर्थिक नीतियां समाज के कल्याण को कैसे प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पीगू किस अर्थशास्त्र की शाखा से संबंधित है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, मैक्रो से, इंटरनेशनल से या मॉनेटरी से? तो पीगू अर्थशास्त्र की किस शाखा से संबंधित है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। पीगू आधुनिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के प्रमुख प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? पीगू माने जाते हैं। पीगू के अनुसार सामाजिक कल्याण बढ़ता है जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है, आय समान रूप से वितरित होती है या दोनों? तो इसका सही आंसर होगा दोनों, मतलब राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है और आय समान रूप से वितरित होती है। तो दोनों किसको बढ़ाते हैं? सामाजिक कल्याण को बढ़ाते हैं। पेरेटो ऑप्टिमम का अर्थ है सभी समान आय प्राप्त करे, किसी को हानि पहुंचाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया सकता, पूर्ण रोजगार या अधिकतम उत्पादन? तो इसका सही आंसर होगा किसी को हानि पहुंचाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, बी वाला। पेरेटो स्थिति में किसी व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाना आवश्यक हो जाता है। पेरेटो ऑप्टिमम से क्वेश्चन पूछा गया था एमपीएससी में। पेरेटो ऑप्टिमम की मुख्य शर्त क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फैक्टर मोबिलिटी, कंज्यूमर रेशनलिटी या उपरोक्त सभी? तो पेरेटो ऑप्टिमम की मुख्य शर्त क्या है? तीनों के तीनों, फैक्टर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फैक्टर मोबिलिटी और कंज्यूमर नेशनलिटी, ये तीनों के तीनों आवश्यक है। पेरेटो इंप्रूवमेंट क्या होता है? सभी की आय समान करना, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना किसी की स्थिति बेहतर करना, उत्पादन घटाना या कर बढ़ाना? तो पेरेटो इंप्रूवमेंट होता है किसी को नुकसान पहुंचाए बिना किसी की स्थिति को बेहतर बनाना। जब किसी व्यक्ति की स्थिति बेहतर हो जाए और किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति खराब नहीं हो तो इसको पेरेटो इंप्रूवमेंट कहते हैं। यदि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे गरीबों की आय बढ़े और अमीरों की आय प्रभावित ना हो तो यह पेरेटो इंप्रूवमेंट कहलाता है। सोशल वेलफेयर फंक्शन किसने दिया था? एरो ने, पीगू ने, मार्शल ने या रिकॉर्डर ने? तो सोशल वेलफेयर फंक्शन दिया था एरो ने। एरो ने सोशल चॉइस थ्योरी, सोशल वेलफेयर फंक्शन की अवधारणाओं को विकसित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोस इम्पोजिबिलिटी थ्योरम संबंधित है उत्पादन सिद्धांत से, सामाजिक चयन से, मजदूरी सिद्धांत से, व्यापार सिद्धांत से? तो एरो की जो इम्पोजिबिलिटी थ्योरम है वह है सामाजिक चयन से संबंधित है। एरो के अनुसार किसी समाज की व्यक्तिगत पसंदों को पूर्णतः तार्किक सामाजिक पसंद में बदलना संभव नहीं है, इसे ही इम्पोजिबिलिटी थ्योरम कहा जाता है।
एरो के अनुसार पूर्ण सामाजिक कल्याण संभव है, सभी व्यक्तिगत प्रेफरेंसेस को पूर्ण सामाजिक प्रेफरेंसेस में बदलना कठिन है, बाजार सदैव संतुलित रहता है, या आय वितरण समान होता है। सभी व्यक्तिगत प्रेफरेंसेस को पूर्ण सामाजिक प्रेफरेंसेस में बदलना कठिन है। एरो ने बताया था कि लोकतांत्रिक वोटिंग सिस्टम में सामूहिक निर्णय से हमेशा तार्किक नहीं होते। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का संबंध किससे? केवल जीडीपी से, वास्तविक आर्थिक कल्याण से, मुद्रा आपूर्ति से, या व्यापार संतुलन से? तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का संबंध है वास्तविक आर्थिक कल्याण से। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में कौन सा तत्व जोड़ा गया है? पॉल्यूशन, रिग्रेटेबल कॉस्ट, लीजर या डेप्रिसिएशन? तो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में तो जोड़ा जाता है लीजर को। अवकाश व्यक्ति के कल्याण को बढ़ाता है, इसलिए इसे नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में जोड़ा जाता है। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का फार्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम प्लस लीजर माइनस पॉल्यूशन माइनस रिग्रेटेबल कॉस्ट। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर से भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या क्वेश्चन था कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर से घटाया नहीं जाता है डेप्रिसिएशन को, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, रिग्रेटेबल कॉस्ट को, या वैल्यू ऑफ लीजर को? तो उसका आंसर था सही, वैल्यू ऑफ लीजर को घटाया नहीं जाता है, जबकि इसको जोड़ा जाता है। लीजर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसलिए इसे वेलफेयर में शामिल किया जाता है। पीगू वेलफेयर थ्योरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादन वृद्धि, सामाजिक कल्याण वृद्धि, मुद्रा नियंत्रण या निर्बाध वृद्धि? तो पीगू वेलफेयर थ्योरी का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना। पीगू ने कहा था कि सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। एक्सटर्नलिटीज की अवधारणा किससे संबंधित है? मार्शल से, पीगू से, रिकार्डो से, हिक्स से? तो एक्सटर्नलिटी की अवधारणा किसने दी है? पीगू ने दी है। पीगू ने एक्सटर्नलिटी का विश्लेषण किया है और दो टाइप की एक्सटर्नलिटी उन्होंने बताई है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का उदाहरण है शिक्षा, टीकाकरण, प्रदूषण या अनुसंधान? तो इसका सही उत्तर होगा प्रदूषण। प्रदूषण क्या करता है? समाज के कल्याण को घटाता है, इसलिए इसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का उदाहरण, धूम्रपान, प्रदूषण, शिक्षा या यातायात जाम? तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का उदाहरण क्या होगा? इसमें शिक्षा होगा। शिक्षा से समाज को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल सोशल कॉस्ट अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट अधिक होने का कारण हो सकता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, लीजर या सेविंग? तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट अधिक तब होगी जब क्या होगा? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होने पर सामाजिक लागत निजी लागत से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है पेरेटो एफिशिएंसी का दूसरा नाम क्या है? वेलफेयर मैक्सिमम, प्रोडक्ट एफिशिएंसी, मोनोपोली एफिशिएंसी या कैपिटल एफिशिएंसी? तो पेरेटो एफिशिएंसी का दूसरा नाम क्या होगा? वेलफेयर मैक्सिमम। नेक्स्ट है पेरेटो क्राइटेरिया की सबसे बड़ी सीमा क्या है? यह एफिशिएंसी को महत्व नहीं देता, या इक्विटी को महत्व नहीं देता, या उत्पादन को नहीं समझाता, या प्रतियोगिता न करता है? तो पेरेटो क्राइटेरिया की सबसे बड़ी सीमा क्या है? यह इक्विटी को महत्व नहीं देता है, ये केवल इफिशियंसी पर ध्यान देता है, या आय वितरण की समानता पर नहीं। सोशल वेलफेयर फंक्शन का संबंध किससे है? व्यक्तिगत उपयोगिताओं के सामाजिक संयोजन से, उत्पादन लागत से, मजदूरी निगरानी से, या व्यापार संतुलन से? तो सोशल वेलफेयर फंक्शन का संबंध है व्यक्तिगत उपयोगिताओं के सामाजिक संयोजन से। सोशल वेलफेयर फंक्शन समाज की कुल वेलफेयर को व्यक्तियों की यूटिलिटी के आधार पर निर्धारित की है। क्लार्क का सिद्धांत किससे संबंधित है? वेलफेयर से, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, रेंट से, या प्रॉफिट से? तो क्लार्क का सिद्धांत संबंधित है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। रिकार्डो का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रॉफिट बेस्ड रेंट या इंटरेस्ट से? तो रिकार्डो का सिद्धांत संबंधित है रेंट से। नाइट का सिद्धांत किससे संबंधित है? इनोवेशन से, रेंट से, अनसर्टेनिटी से, या बेस से? तो नाइट का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनसर्टेनिटी से। हॉले का सिद्धांत संबंधित है रिस्क से, इनोवेशन से, वेलफेयर से, या लिक्विडिटी से? तो हॉले का सिद्धांत संबंधित है रिस्क से। सुम्पीटर का लाभ सिद्धांत आधारित है मजदूरी, नवाचार, ब्याज या लगान पर? तो सुम्पीटर का लाभ सिद्धांत आधारित है नवाचार पर, इनोवेशन पर। पीगू ने बल दिया था मुद्रा सिद्धांत पर, सामाजिक कल्याण पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, रोजगार सिद्धांत पर? तो पीगू ने विशेष बल दिया था सामाजिक कल्याण पर। एरो का सिद्धांत संबंधित है फैक्टर प्राइसिंग से, सोशल चॉइस से, रेंट थ्योरी से, इंटरेस्ट थ्योरी से? तो इसका सही आंसर होगा सोशल चॉइस से। मोनोप्सनी का अर्थ क्या होता है कि एक विक्रेता, एक क्रेता, अनेक क्रेता, या अनेक विक्रेता? तो मोनोप्सनी में क्या होता है? एक क्रेता होता है। क्वासी रेंट का प्रतिपादन किसने किया था? रिकार्डो ने, मार्शल ने, पीगू या हिक्से ने? तो इसका सही आंसर होगा क्वासी रेंट का प्रतिपादन किया था मार्शल ने।
बेज फंड थ्योरी का किसने दी थी? रिकार्डो ने, जेएस मिल ने, मार्शल ने, किसने? तो बेज फंड थ्योरी दी थी जेएस मिल ने। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी? रिकार्डो ने, किन्स ने, मार्शल ने, फिशर ने? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी किन्स ने। किन्स के अनुसार ब्याज दर की मुद्रा की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। लोग 3 उद्देश्यों से मुद्रा रखते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव से, प्रिकॉशनरी मोटिव से और स्पेकुलेटिव मोटिव से। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, प्रिकॉशनरी मतलब होता है कि अधिक आय के हिसाब से, और स्पेकुलेटिव नहीं सॉरी प्रिकॉशनरी मतलब होता है अनिश्चितता के लिए, और स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि सट्टा बाजार के लिए। लोनेबल फंड थ्योरी किसने दी है? लोनेबल फंड थ्योरी दी है बिक्सेल ने। लोनेबल फंड थ्योरी के अनुसार ब्याज दर ऋण योग्य कौशल की मांग में पूर्ति से निर्धारित होती है। लोनेबल फंड की पूर्ति सेविंग, बैंक क्रेडिट और होल्डिंग रिडक्शन से होती है। और मांग कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन लोन से। रिस्क मापनीय होता है, जबकि अनसर्टेनिटी क्या होती है? अमापनीय होती है। फ्रैंक नाइट ने रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर बताया है। रिस्क को उन्होंने मेजरेबल बताया, अनसर्टेनिटी को नॉन मेजरेबल। रिस्क की प्रोबेबिलिटी पता होती है और अनसर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती। पेरेटो ऑप्टिमम के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों की गतिशीलता, उपभोक्ता की तार्किकता या उपरोक्त सभी? तो पेरेटो ऑप्टिमम के लिए पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों की गतिशीलता और उपभोक्ता की तार्किकता, ये तीनों की तीनों कंडीशन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक रेंट का फॉर्मूला क्या है? तो बेज माइनस इंटरेस्ट, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या प्रॉफिट माइनस टैक्स। तो इकोनॉमिक रेंट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है कि वह न्यूनतम आय जो साधन को वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, ट्रांसफर अर्निंग करिए। नेक्स्ट है, बैकवर्ड वेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व किससे संबंधित है? भूमि से, पूंजी से, श्रम पूर्ति से या ब्याज से? तो बैकवर्ड वेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व संबंधित है श्रम की पूर्ति से। जब मजदूरी बढ़ती है तो प्रारंभ में व्यक्ति अधिक कार्य करता है, परंतु एक स्तर के बाद अधिक अवकाश पसंद करने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व सामान्यतः कैसी होती है? ऊपर की ओर ढलान लिए हुए, नीचे की ओर ढलान लिए हुए, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व सामान्यतः होती है नीचे की ओर ढलान लिए हुए। और वह किस कारण से होती है? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कारण होती है। प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक कम अतिरिक्त उत्पादन देता है, इसलिए एमआरपी क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? केवल लागत पर, केवल श्रम उत्पादकता पर, श्रम की मांग एवं पूर्ति पर या केवल पूंजी पर? तो जो मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत है वह आधारित है श्रम की मांग और पूर्ति पर। मॉडर्न वेज थ्योरी के अनुसार इक्विलिब्रियम वेज वहां निर्धारित होती है जहां लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई क्या हो बराबर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एमसीक्यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी दिग्विजय इकॉन लैब से जुड़ जाएँ ताकि आपको सभी नोट्स, एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही एग्ज़ाम सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।